नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 17 दिसंबर यानी कि 17 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। आज की क्लास में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, वो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो देश दुनिया में घटित हुई और जहां से संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें जो देश दुनिया में हो रही होती हैं उन सबसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें होती हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हमारे देश को प्रभावित करती हैं, हमारे देश की नीतियों को, हमारे देश की पॉलिसीज को इनको प्रभावित करती हैं। और कहीं ना कहीं भारत जो है देश दुनिया से जिस तरीके से कनेक्ट है वहां से संबंधित कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो घट रही होती हैं या कुछ इवेंट्स होते हैं, वहीं से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हीं सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं डेली। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और मुझे आज पक्का उम्मीद है, आज मैं नहीं कहूंगी कि आप लोग नोटबुक एंड पेन लेकर के बैठ जाइए एंड ऑल। मुझे पता है आप सभी लोग नोटबुक और पेन लेकर के बैठे हैं, क्योंकि आपको पता है अगर रेगुलर आप मेरी क्लास को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि क्लास के दौरान बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपको बताई जाती है जो यहाँ मेंशन नहीं होती है और आप उन्हें नोट भी कर रहे हैं। जिस तरह से आप लोग आंसर करते हैं काफी अच्छा लगता है और भी आप लोग और भी आंसर करने की कोशिश करिए। तो चलिए जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं और उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड जो क्लास है उसकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम से मिलता रहेगा और इससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास में बढ़ते हैं और हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए एक तरीके से रेड ग्राम, एक तरीके से ये दाल है, लाल दाल कह सकते हैं, और ये इसको जीआई टैग मिला है जिसको क्या कह रहा है, तंदूर रेड ग्राम, और इसको जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान का है, महाराष्ट्र का है, तेलंगाना का है या फिर दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। देखिए जब भी मैं क्वेश्चंस रीड करती हूँ ऑप्शन तो आपके सामने ओपन रहते हैं, तो कोशिश क्या करिए कि वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने की कोशिश क्या करिए, क्योंकि जहां तक मैं आप लोग को देख रही हूँ, जिस तरीके से आप रेगुलर हैं और जिस तरीके से आप मेहनत करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो इस क्लास का एक ये भी मोटो रखिए अपने साथ कि आप रिवीजन करिए। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो आंसर दीजिए, रिवीजन करिए। जिन्होंने नहीं पढ़ रहा है उनके लिए तो और अच्छा है कि वो इस चीज को फिर से देख रहे हैं। चलिए तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी है, तेलंगाना। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो तेलंगाना का जो तंदूर रेड ग्राम है जिसकी फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसे हाल फिलहाल में जो है भौगोलिक संकेतक टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो मिला है, जीआई टैग मिला है। और इसके साथ ही ये जो तंदूर रेड ग्राम के साथ ही जो राज्य यानी कि तेलंगाना में टोटल कितनी ऐसी चीजें हैं जिनको जीआई टैग मिला है, तो वो 16 हो गई। ठीक है, इनकी संख्या बढ़ के 16 हो गई है। अगर हम इस तंदूर लाल ग्राम की बात करें, ये जो दाल जैसी चीजें आपको दिख रही हैं, ये एक तरीके से दाल यानी कि अरहर की दाल तो आप खाते होंगे जिसे हम पिजन पी कहते हैं। ठीक है, उसी पिजन पी का यानी कि अरहर की दाल का ही ये स्थानीय किस्म है जो कि मुख्य रूप से जो तेलंगाना है, तेलंगाना के तंदूर और आसपास के जो वर्षा आधारित क्षेत्रों में ये उगाई जाती है। ठीक है, वहां पे एक क्षेत्र है ये। तो एक तरीके से बेसिकली अगर देखें तंदूर लाल ग्राम जो ये एक तरीके से अरहर की ही स्थानीय किस्म है जिसको वहां पे जीआई टैग दिया गया है। इस समय देखा जाए तो और भी लोगों को मतलब और भी क्षेत्र में जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो असम का विख्यात गमोसा या फिर या आप इसको क्या कहते हैं, गमछा, आप लोग जानते होंगे गमोचा, उसी को एक तरीके से ये लोग डेली अपने दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल करते हैं। आप इसको गूगल पे देख लीजिएगा कैसा लगता होगा। हम लोग की तरफ गमछा वगैरह लोग बोलते हैं, ठीक है, गमोचा, या फिर इसको कह सकते हैं तेलंगाना का जो तंदूर रेड ग्राम है वो। फिर लद्दाख का देखा जाए जो रक्त से खुबानी है उसे, और फिर महाराष्ट्र का जो अलीबाग सफेद प्याज है उसको अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग दिया गया है। अब इतने चीजों को जीआई टैग दिया गया तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो गमोसा है या फिर गमोचा वो किस राज्य से संबंधित है, असम से है। तेलंगाना का हम लोगों ने रेड ग्राम देखा ही, और ये खुबानी लद्दाख का था। जो लाल प्याज है, अलीबाग लाल प्याज जो है वो महाराष्ट्र की है। ठीक है, तो ये इनको जो है हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला और इसी के साथ साथ भारत में जो जीआई टैग की संख्या है वो बढ़कर के 432 हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा जीआई टैग वाले राज्य हैं, यानी कि जिस राज्य को चीजों को, वहां की वस्तु को जो जीआई टैग मिला है सर्वाधिक को देखे, सबसे अगर शीर्ष स्थान पे देखा जाए तो कर्नाटक है,
फिर तमिलनाडु है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर कर्नाटक है, ठीक है, फिर ध्यान रखिएगा केरल है, ठीक। तो इसे सबसे ज्यादा जो है जीआई टैग। देखिए ये अधिकतम जो शीर्ष राज्य हैं, इनके जो सबसे ज्यादा जो जीआई टैग वाले जो शीर्ष राज्य हैं, इनके क्रम को सही कर लीजिए। उसमें देखिए कर्नाटक डबल बार हो गया था, 2 टाइम्स हो गया था। यहाँ पे देखिए कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है, फिर केरल है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये 5 जो ऐसे राज्य हैं शीर्ष जीआई टैग वाले राज्य हैं, तो इनके आप संख्या को, इनके क्रम को याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये जो जिन राज्यों की जो चीजों को जीआई टैग मिला है, उनके क्रम को याद रख लीजिएगा। मैच द फॉलोइंग करके आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की सेना के बीच काजिंद अभ्यास का 6ठा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो ये काजिंद अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है और ये इस वर्ष 6ठा संस्करण है। और ये भारत और किस देश के बीच में दोस्तों, तो नाम से पता चल रहा है काजिंद यानी कि कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान और भारत के बीच में काजिंद अभ्यास का आयोजन किया जाता है और ये जो है वर्ष 2022 में ये 6ठा संस्करण है। जो भारत और कजाकिस्तान की संयुक्त सेना जो है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये, और जिसका नाम देखिए ध्यान रखिएगा काजिंद 2022, और ये 6ठा संस्करण चल रहा है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 15 से लेकर 15 दिसंबर को हुई थी, जो कि कब तक चलेगी, 28 दिसंबर तक चलेगी। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, उसका एक जिला है उमरोई। तो उमरोई में जो है इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। किस अभ्यास का, काजिंद अभ्यास का। काजिंद यानी कि काजिंद, ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान और भारत के बीच में इस वर्ष 6ठा संस्करण था। इस अभ्यास की दोस्तों जो शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे 2016 में इस अभ्यास की शुरुआत की गई थी। यह जो कजाकिस्तान के साथ जो संयुक्त सैन्य, ये वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है, वर्ष में होता है और 2016 में शुरू किया गया था। और इसका 2016 में तब इसे किस नाम से जाना जाता था, तो प्रबल दोस्तिक अभ्यास के नाम से जाना जाता था। आगे चल के इसको अपग्रेड किया गया, इसको कंपनी स्तरीय अभ्यास के रूप में अपग्रेड किया गया और फिर 2018 में इसका नाम बदल करके अभ्यास काजिंद कर दिया गया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। वही बात करें, इस वर्ष जो अभ्यास हो रहा है मेघालय में, इसमें देखा जाए तो वो जो कजाकिस्तान की जो सेना है, उसके सैनिक, जिसमें कि दक्षिण क्षेत्रीय कमान के सैनिक शामिल हुए। भारत की तरफ से देखा जाए तो भारतीय सेना के जो 11 गोरखा राइफल्स के सैनिक है, इस अभ्यास शस्त्र में भाग ले रहे हैं। बेसिकली इस अभ्यास को कराए जाने का जो उद्देश्य अगर देखा जाए, जो अभ्यास काजिंद है, जो भारतीय सेना और कजाकिस्तान की सेना के बीच में आयोजित किया जा रहा है, तो इसके बीच में दोनों देशों के बीच में एक तरीके से रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाना, साथ ही साथ दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है, एक तरीके से सैन्य स्तर पे उन सैन्य स्तर को मजबूत करना, उस द्विपक्षीय संबंध को ना सिर्फ मजबूत करना बल्कि उसको बढ़ावा देना भी ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। चलिए अब मुझे आप बताइए कि भारत ने मंगोलिया के साथ, आप मुझे आंसर करिए कि भारत जो है मंगोलिया के साथ एक अभ्यास करता है, उस अभ्यास का नाम क्या है। मैंने आपको पिछले कुछ दिनों पहले जब हम संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में बात कर रहे थे तो मंगोलिया के बारे में बताया था। और अगर आप लोग को याद हो तो मैंने कुछ लिस्ट भी दिया था जिसमें भारत जो है जो विभिन्न देशों के साथ जो सैन्य अभ्यास करता है। देखिए थल सैन्य अभ्यास में भी कई तरह के, वायुसेना अभ्यास है, फिर देखा जाए जो सैन्य अभ्यास करता है, फिर उसके बाद जो आपका नौसेना अभ्यास है, अलग अलग सेनाओं का अभ्यास है, वो सारी चीजें मैंने आपको कहीं बताई है। तो जो बच्चे रेगुलर होंगे उनको तो पता होगा। बाकी आप मुझे मंगोलिया और भारत के बीच में जो अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चूंकि हम बात करें कजाकिस्तान की, जो कि बात करते हैं ये मध्य एशिया का देश है, और कजाकिस्तान की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप उसका मैप देख रहे हैं, जो कि देखा जाए रशिया, चाइना, इन लोगों से जो है घिरा हुआ ये देश है। कजाकिस्तान की अगर लोकेशन देखा जाए दोस्तों, जिसके उत्तर में रशिया, जिसको चारों बहुत बड़ी भौगोलिक सीमा ये साझा कर रहा है रशिया के साथ। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे चाइना देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे किर्गिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, और साथ ही साथ तुर्कमेनिस्तान से अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। अगर हम इसकी यहाँ पे ये भौगोलिक सीमा है, अगर हम स्थलीय यहाँ पे जलीय सीमा देखें जो कैस्पियन सागर से अपनी सीमा को साझा कर रहा है। देखिए कैस्पियन सागर आ गया, कैस्पियन सागर भी देख लीजिए। एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत से लोग इसका क्या करते हैं कि एक तरीके से ट्रिक बना करके याद करते हैं। तो ट्रिक खुद कोशिश करिए बनाने की, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कजाकिस्तान जो है कैस्पियन सागर से अपनी सीमा साझा कर रहा है। ये भी देख लीजिए कि कैस्पियन सागर के कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे कजाकिस्तान देखने को मिल रहा है,
तुर्कमेनिस्तान, ईरान और ध्यान रखिएगा अजरबैजान और यहाँ पे रशिया। ठीक है, ये जो है जो कुछ देश अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। और बात करें अगर हम कजाकिस्तान की, जिसकी कैपिटल दोस्तों क्या है, अस्ताना। ठीक है, इसकी जो मुद्रा है, करेंसी की बात की जाए तो तेंगे इसकी करेंसी है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अली खान इस्माइलोव यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति है वो है कासिम जोमरत। ठीक है, कासिम जोमरत जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया? तो ये देश कौन सा है जिसे देखा जाए यूनाइटेड नेशन वुमेन कमीशन से अभी हाल फिलहाल में बाहर कर दिया गया है? और ये कंट्री देखिए कौन सा है दोस्तों, ईरान है। तो ईरान को देखा जाए संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया। और अगर आप लोग को पता होगा ईरान की स्थिति देखिए, ईरान में बहुत दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और अभी वहां पे जो लड़कियों और जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ जो नीतियां बनाई गई हैं सरकार के द्वारा, उन नीतियों को लेकर के 14 दिसंबर को जो संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग है उसने क्या किया कि इसको हटाने के लिए, ईरान को हटाने के लिए एक वोटिंग कराई। ठीक है, वोटिंग क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे स्थिति जिस तरीके से वहां पे हिजाब को विरोध, जो हिजाब को लेकर के ईरान में काफी विरोध प्रदर्शन हो रहा था, और इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए ईरान की सरकार ने जिस तरह की कार्रवाई की, उस कार्रवाई को लेकर के उसको देखा जाए पूरे विश्व पटल पे काफी ज्यादा उसकी आलोचना हो रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो है यूनाइटेड नेशन वुमेन कमीशन ने यह निर्णय लिया। प्रश्न आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि वहां पे ये विरोध प्रदर्शन हो क्यों रहा था? देखा जाए अगर हम लोगों ने कुछ दिन पहले की न्यूज देखे तो वहां पे अगस्त सितंबर की बात है कि वहां पे एक महिला थी। ठीक है, 22 वर्षीय, देखिए ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए फिर से बात कर रहे हैं। तो 22 वर्षीय एक महिला थी जिनका नाम था महसा अमीन। ठीक है, महसा अमीन और महसा आमिनी। ठीक है, और अगर आप लोगों को पता होगा ईरान में एक पुलिस थी जो कि वहां के इस्लाम के जो हिसाब से किस तरीके का हमारा वस्त्र होना चाहिए, हमें हिसाब जो है हिजाब पहन के निकलना चाहिए, हमें पूरी तरीके से पूरी तरह इसको ख्याल रखने, पूरा एक तरीके से इस्लाम के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं कि नहीं, हम वस्त्र धारण करने, उस सबका ध्यान रखने के लिए वहां पे एक पुलिस है जिसका नाम था मोरालिटी पुलिस, जिसको अभी हाल फिलहाल में वहां की सरकार के द्वारा इसको भंग करने जाने का निर्णय लिया गया। तो इस मोरालिटी पुलिस को लेकर के वहां पे एक महिला थी जिनका मैंने बात किया था महसा अमीनी, उनको क्या किया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, हिरासत में ले लिया गया था क्योंकि शायद इन्होंने जो हिजाब वगैरह पहना था उसमें कुछ ऐसा कारण था कि उनको हिरासत में ले लिया गया। हिरासत के दौरान ही इनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। और उसके बाद से जो है ईरान में काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन होने लगा हिजाब के विरोध में, और जिस तरह की कार्रवाई की गई वहां के सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पे काफी लोगों की मृत्यु हो गई। तो उसको लेकर के ईरान के खिलाफ जो है नए नए निर्णय लिए जा रहे हैं, और उसी में ये एक निर्णय है संयुक्त राष्ट्र की जो ये संस्था है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ की अगर हम बात करें तो जो कि संयुक्त राष्ट्र का ये 54 सदस्य संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है, ने ईरान को देखा जाए 2026 में जो कि समाप्त होने वाला है, इसका भी 4 साल का कार्यकाल था, 2026 में समाप्त होने वाला था, उसके पहले ही जो है उसके शेष कार्यकाल के लिए महिला की स्थिति पर जो ये कमीशन है जिसका नाम है कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन से हटाने का संकल्प लिया है। ठीक है, तो एक तरीके से ये संकल्प लाया गया इसके द्वारा, और फिर वोटिंग कराई गई यूनाइटेड नेशन कमीशन के द्वारा। और जो वोटिंग कराई गई तो उसमें यह देखा गया कि भारत जो है, भारत के साथ साथ लगभग 16 देशों ने इस वोटिंग में भाग नहीं लिया। ध्यान रखिएगा, भारत ने न खिलाफ में न पक्ष में, बल्कि इस वोट से ही भारत बाहर हो गया, और लगभग 16 देशों ने इस वोटिंग में भाग नहीं लिया। बावजूद इसके जो है ये पास हो गया, मतलब इसके जो है इसको समर्थन मिला और ईरान को यूनाइटेड नेशन वुमेन कमीशन से बाहर कर दिया गया, क्योंकि लगभग इसके समर्थन में देखा जाए तो 29 देशों ने काफी इसका समर्थन किया। उसके बाद ये निर्णय लिया गया। तो जैसा कि आपको पता है ये संस्था जो कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य करती है, क्या नाम है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जो वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया, कौन सा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, उसने जो है ईरान को हटाने के लिए जो वोटिंग कराई थी उसमें भारत ने भाग नहीं लिया। और मैंने ये भी बताया कि 16 देशों ने भाग नहीं लिया।
बावजूद इसके ये पास हो गया क्योंकि 29 देशों ने समर्थन किया और ईरान को बाहर कर दिया गया। ठीक है, महिलाओं की स्थिति के जो ये संयुक्त राष्ट्र आयोग बनाया गया था, इसको कब बनाया गया था दोस्तों? 1946 में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। इसमें देखा जाए 45 सदस्य जो है वो समान भौगोलिक वितरण के आधार पर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा जो 4 साल के लिए चुने जाते हैं और अगले 4 साल का जो शेष कार्यकाल था ईरान को, उससे इसको बाहर कर दिया गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इस कमीशन के बारे में भी तो ठीक से पढ़ लीजिएगा। मोरालिटी पुलिस और ईरान से रिलेटेड तो ये जो विवाद हुआ है थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने 19वें अंतरराष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये 19वां अंतरराष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड का आयोजन हुआ था और इसमें भारत ने देखिए चौथा, यहाँ पे जो है पहला स्थान, ध्यान रखिएगा, लगातार पहला स्थान भारत हासिल करा, शीर्ष स्थान पे रहा है। और ये जो 19वां अंतरराष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड का जो आयोजन हुआ है दोस्तों, वो कोलंबिया में हुआ है, कोलंबिया के बगोटा में किया गया है इसका आयोजन। और इसको देखा जाए भारत ने इसमें 6 स्वर्ण पदक, ठीक है, 6 गोल्ड मेडल जीते और इसी के साथ साथ भारत जो है वो रैंक में टॉप पे था, यानी कि शीर्ष स्थान पे था। और ये इस वर्ष का देखा जाए 2022 का ये आखिरी अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड था। इसमें जो बच्चों ने जो स्वर्ण पदक जीते, हम छात्रों के नाम अगर देखा जाए उन स्टूडेंट्स की जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें अरित्री मल्होत्रा, राजदीप मिश्रा, देवेश पंकज भैया, बनीपत्रा माझी, अवनीश बंसल, ये सब जो थे वो इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 जो कि बगोटा में आयोजित हुई है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत की स्थिति को, तो भारत लगातार तीसरा वर्ष है और ध्यान रखिएगा चौथी बार, ये लगातार 3 साल से गोल्ड मेडल जीत रहा है, शीर्ष स्थान पे रहा है और चौथी बार ऐसा रहा है जहां भारत ने इंटरनेशनल जूनियर, ठीक है, यहाँ पे साइंस ओलंपियाड में जो ऑल गोल्ड प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ जो वहां पे चार्ट जो पदक तालिका रही है मेडल में, ये शीर्ष स्थान पे भारत रहा है। तो सबसे पहले चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये आयोजन कहाँ पे किया गया है? ठीक है, 19वां अंतरराष्ट्रीय साइंस ओलंपियाड था जो कि कोलंबिया में आयोजित किया गया, कोलंबिया में भी बगोटा में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यालय का कार्यशाला का उद्घाटन हुआ है? तो ये राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का जो उद्घाटन दोस्तों किया गया है वो किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है और यहाँ पे जो मातृ स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं वर्तमान में वो है डॉक्टर भारती प्रवीण प्रवार, उन्हीं की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। और इसमें देखा जाए एक तरीके से इसमें जो चर्चा का विषय रहा है, जो विषय देखिए क्या था, सबसे पहली बात जो है मातृ मृत्यु दर को कम करने का प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, विश्व बैंक के यहाँ पे माफ करेगा जो है यूनाइटेड नेशन के भी द्वारा। और यहाँ पे देखा जाए यूनाइटेड नेशन का जो एक लक्ष्य है यानी कि सतत विकास लक्ष्य एजेंडा है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो एजेंडा है यूनाइटेड नेशन का, जिसमें जो है 17 एजेंडे हैं जिसको 2030 तक प्राप्त करना, उसके साथ जो है श्रेणीबद्ध करते हुए एक कार्यशाला का जो आयोजन किया गया है जिसका विषय देखिए क्या है, शून्य निवारणीय मातृ मृत्यु दर के लिए प्रयास। ठीक है, ये इसका विषय था। अभी देखिए कुछ दिन पहले हम लोगों ने ये भी देखा जो मातृ मृत्यु दर है वो काफी जो है कम हुई है और यहाँ पे अगर हम 2014 से लेकर के 2016 का अगर हम देखें जो कि प्रति लाख जीवित जन्म पे देखा जाता है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, यहाँ पे प्रति 1000 लिख देगा कि मातृ मृत्यु दर कैसे निकालते हैं, प्रति 1000 जीवित जन्म होता है कि प्रति लाख होता है। तो ध्यान रखिएगा प्रति लाख जीवित जन्म पे जो है मातृ मृत्यु दर निकाली जाती है और ये 2014 से 2016 के बीच में 130 थी, जो कि आगे जाकर के काफी इंप्रूव किया भारत सरकार के प्रयासों को और भी जो तरीके से प्रयास किए गए। और 2018 और 20 के जो दौरान डेटा जो आया है उसमें देखा जाए प्रति लाख जो जीवित बच्चों में जीवित जन्म में कितना हो गया दोस्तों, मातृ मृत्यु 97, तो काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है 130 से 97। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये जो राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि सबसे कम जो है मातृ मृत्यु दर किस राज्य की है, क्रम से मुझे आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान को पीछे छोड़कर हाल में कौन सा देश पहली बार भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है?
ईरान को पीछे छोड़ करके, तो यहाँ से आप दो चीज अनुमान लगा सकते हैं कि अभी तक तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता जो देश था भारत के लिए वो इराक था। अब इसको इराक को पीछे छोड़ दिया है किस देश ने दोस्तों? रूस ने। ठीक है, रूस जो है भारत का एक बहुत बड़ा व्यापार भागीदार बनता जा रहा है। बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा, उर्वरक के भी क्षेत्र में हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोग कच्चे तेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी देखिए कुछ दिन पहले एक आंकड़ा जारी किया गया है और उस आंकड़े में यह बताया गया है कि भारत का अब सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता जो देश बन गया है वो है रूस। और रूस ने किसको पीछे छोड़ा है दोस्तों? इराक को पीछे छोड़ दिया है। जो आंकड़े हैं उसमें जो डेटा बताया गया है उसमें यह बताया है कि भारत जो कि आयात करता है रूस से इस वर्ष तेल, वह नवंबर में लगातार 5वें महीने से बढ़ करके कितना हो गया था दोस्तों? तो 9,08,000 बैरल प्रतिदिन हो गया था। और जो कि देखा जाए अक्टूबर से कितना अधिक है दोस्तों? 4% अधिक है। तो नवंबर में जितना लिया गया वो अक्टूबर में जितना लिया गया था उसका भी 4% अधिक है। तो लगातार जो भारत आयात कर रहा था तेल का रूस से वो बढ़ा है। ठीक है, पिछले 5 महीने के लगातार डेटा में। और अभी रूस ने इराक को भी पीछे छोड़ दिया है तेल के आपूर्तिकर्ता में। अगर हम G7 की बात करें, कुछ देशों की बात करें, यानी कि जो पश्चिमी देश हैं, और जैसा कि यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है, आपस में युद्ध चल रहा है, तो पश्चिमी देश लगातार क्या कोशिश कर रहे हैं? रशिया पे एक दबाव बनाने का। ठीक है, और इसी क्रम में देखा जाए जिस तरीके से रशिया को देखिए, रशिया अपने जो है आपूर्ति या फिर किसी भी चीज की वहां पे कुछ भी जो वित्तीय क्षेत्र में जो अपने एक तरीके से वो कर रहा है, वित्त पोषित स्वयं को कर रहा है, वो व्यापार के माध्यम से कर रहा है। तो लगातार ये जो पश्चिमी देश है वो प्रभावित कर रहे हैं अपनी नीतियों के माध्यम से रूस के व्यापार को। उसके लिए देखा जाए उसने क्या किया कि यहाँ पे जो G7 ग्रुप है, जो ऑस्ट्रेलिया है और साथ ही साथ जो 27 यूरोपीय संघ है, उन देशों ने क्या किया? जो रूसी समुद्री तेल पर दिसंबर से $60 प्रति बैरल की सीमा तय कर दी है। ठीक है, क्यों भाई? इससे क्या होगा? जो पश्चिमी देश है वो एक तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि जो रूस की क्षमता है वित्त पोषित करने का स्वयं को, क्योंकि वित्त यानी कि फाइनेंस होगा तभी तो वो आगे तक युद्ध अगर हो रहा है तो उसके लिए भाई फाइनेंस चाहिए। और फाइनेंस के लिए क्या है? का व्यापार होते रहना चाहिए। लेकिन अगर हम कुछ चीजों को सीमित कर देंगे तो उसकी आय भी सीमित हो जाएगी। जब आय सीमित हो जाएगी, रिसोर्सेज ही नहीं रह पाएंगे, तो वॉर क्या होगा? एक तरीके से पक्ष में चला जाएगा इनके, तो यही हो सकता है। तो इसमें क्या होगा? ये जो नीतियां है इससे क्या, जो पश्चिमी देश है जो यूक्रेन में युद्ध को वित्त पोषित करने की जो रूस की क्षमता है उसको क्या करने हैं? सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरीके से आर्थिक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था या ग्रुप के द्वारा अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब शुरू किया गया है? तो इंटरनेशनल एनवायरमेंट क्लब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जलवायु क्लब को शुरू किया गया है, ये किया गया है G7 ग्रुप के द्वारा। ठीक है, G7 समूह के द्वारा इसको शुरुआत की गई है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए हर समूह, हर देश अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। इसी में हम ध्यान देंगे कि जो G7 देश है, जो G7 ग्रुप है, उन ग्रुप के जो आप देश हैं वो एक साथ काम करने को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को एक साथ काम करें। इसी चीज को प्रोत्साहित करने के लिए इस ग्रुप ने एक खुले विश्वव्यापी जलवायु क्लब की स्थापना की है। इस जलवायु क्लब का जो उद्देश्य देखा जाए, ये क्या होगा? ग्रीन एनर्जी के लिए औद्योगिक संक्रमण को गति देगा और साथ ही साथ जो अधिक ऊर्जन हो, यहाँ पे उत्सर्जन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसको घटाने की रणनीति तैयार करेगा। ठीक है, इसकी जो निर्णय लिया गया है वो जर्मन की जो चांसलर है ओलाफ सोल्जा, उनके द्वारा लिया गया था। और इसे जो है वर्ष के अंत तक इसे नेतृत्व, जानते हैं कि इस वर्ष जो है G7 का नेतृत्व जर्मनी कर रहा है और अगले साल G7 का नेतृत्व जापान करेगा। और जापान ने जो है प्रेसिडेंसी ग्रहण की है जर्मनी से, ध्यान रखिएगा। तो इस वर्ष जो है G7 की अध्यक्षता किसने किया दोस्तों? जर्मनी ने किया है। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किस राज्य के 10 जिलों में डिजिटलीकरण हब का उद्घाटन किया है? तो DY चंद्रचूड़ ने देखा जाए राज्य के जो 10 जिले हैं उसमें डिजिटलीकरण का हब का उद्घाटन जो किया वो किया है उड़ीसा में किया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन है? DY चंद्रचूड़ है। और इन्होंने आभासी रूप से जो उड़ीसा के 10 जिले हैं उसमें जो है क्या किया है? जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किया है। ये 10 जिलों की बात करें दोस्तों कौन से हैं? तो अंगुल है, भद्रक है, आपका झारसुगुड़ा, कालाहांडी, क्योंझार, कोरापुट,
आपका मलकानगिरी, मयूरभंज, न्यायगढ़ और सोनपुर, ये हब है, ये राज्य है, ये जो राज्य के जिले हैं, टोटल जो सभी जिलों में से 30 जिलों में से ये 10 जिलों में इस डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किया गया और ये सभी जो 10 जिले वो 30 जिलों के डिजिटलीकरण का काम पे ध्यान देंगे। ठीक है, उद्देश्य क्या है सबको स्थापित करने का, तो जो आसपास के जो 6 जिले हैं, ठीक है, आसपास के जो असाइन किए गए जिले हैं उन जिलों के जो निपटान किए गए केस हैं, जिनका निपटारा हो चुका है कोर्ट के द्वारा, उन रिकॉर्ड्स का, उस केस रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन करना, उनको डिजिटल रूप में सुरक्षित रखना, ये उद्देश्य। ठीक है, बात कर रहे हैं हम उड़ीसा की, तो आइए थोड़ा एक हम चूंकि एक इंटरनेशनल हम लोगों ने मैपिंग किया, कजाकिस्तान का बात कर लेते हैं, स्टेट के बारे में भी। ये सामने आपका इंडिया का मैप खुला हुआ है और इंडिया के ईस्ट की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको उड़ीसा दिखेगा जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। उड़ीसा देखिए एक अपनी सामुद्रिक सीमा भी उड़ीसा की और राज्यों से भी इसकी सीमा लग रही है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से राज्य से अपनी सीमा को साझा करता है। तो आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, यहाँ पे माफ करिए छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल से अपनी सीमा साझा कर रहा है। वहीं बात करें उड़ीसा जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, बात क्या, यहाँ के जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल है वो गणेशी लाल है। यहाँ की जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक है और साथ ही साथ अगर हम संसदीय क्षेत्र की बात करें तो राज्यसभा में इसकी 10 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी 21 सीटें हैं। वही विधानमंडल की बात करें दोस्तों तो ये एक सदनीय विधानमंडल है जिसकी विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 147 इसकी सीटें हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन पर नया परीक्षण किया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये परमाणु संलयन के द्वारा जो है एनर्जी बनाया है जिस देश ने, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण रहा है, ये है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा ऐसा किया गया है। आइए बात करते हैं। तो जो अमेरिका के शोधकर्ताओं ने देखा जाए ये घोषणा किया है कि उसने अभी ऐतिहासिक रूप से एक तरीके से अपने आप में ये पहली बार है कि परमाणु संलयन में उन्हें सफलता मिली है। और उन्होंने जो कि अगर परमाणु संलयन किया जाता है दोस्तों तो उसमें बहुत असीमित ऊर्जा निकलती है, स्वच्छ ऊर्जा निकलती है और साथ ही साथ एक तरीके से देखा जाए तो इसके बाद इस परमाणु संलयन में जिनको सफलता मिली है इसके बाद एक असीमित और स्वच्छ शक्ति का स्रोत बना है और साथ ही साथ जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता है उसको समाप्त किया जा सकेगा। इन सब के साथ ही देखा जाए इस खोज ने ऐतिहासिक उपलब्धि जताया है, ऐतिहासिक उपलब्धि बताया वहां के वैज्ञानिकों ने। और यहाँ की बात करें तो ये इतिहास में सब पहली बार हो रहा है, ठीक है, कि नाभिकीय संलयन के द्वारा ठीक है क्या किया जा रहा है, ऊर्जा को रिलीज किया जा रहा है परमाणु संलयन के द्वारा। और यहाँ पे जो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जो कैलिफोर्निया यूएसए का क्षेत्र है, वहां पे शहर है कैलिफोर्निया, वहां पे देखा जाए तो जो एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, वहां पे राष्ट्रीय इग्निशन सुविधा में इन्होंने सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन किया। और जानते हैं आपको सूर्य में कौन सा संलयन होता है दोस्तों, तो परमाणु संलयन प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, और वहां पे जो है परमाणु संलयन प्रतिक्रिया में असीमित ऊर्जा निकलती है। और इन्होंने देखा जाए एक तरीके से अपने लेबोरेटरी में जो सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन करते हुए एक परमाणु संलयन प्रक्रिया का आयोजन किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं इस परमाणु संलयन सफलता, ठीक है, इससे क्या होगा, जब परमाणु संलयन में इनको सफलता मिली है तो इससे असीमित स्वच्छ ऊर्जा प्रदान हो सकेगी। साथ ही साथ देखा जाए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भी लड़ाई, जो है जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है, क्योंकि एक तरीके से जीवाश्म ईंधन वगैरह से भी जलवायु परिवर्तन प्रभावित हो रही है, तो एक तरीके जब शुद्ध ऊर्जा निकलेगा तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भी लड़ाई में एक तरीके से सहायता देगा। ठीक है, तो ये था। अगर हम बात करते हैं नाभिकीय संलयन तो ये बहुत ही अलग है किससे, परमाणु विखंडन। ठीक है, परमाणु संलयन जो बहुत पूरी तरह से अलग है परमाणु विखंडन से। और परमाणु विखंडन की दोस्तों जो कि अपोजिट है, और नाभिकीय संलयन जो कि प्रक्रिया होती है इसमें सूर्य में भी। और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में क्या होता है कि दो हल्के जो परमाणु नाभिक होते हैं वो मिलकर के एक भारी जो है परमाणु बनाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो ये था दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल फिलहाल में विजय दिवस मनाया गया, कब मनाया गया, 16 दिसंबर, 15 दिसंबर या फिर 14 दिसंबर या फिर 13 दिसंबर। करेक्ट आंसर इज डी, माफ करिएगा, ए है। 16 दिसंबर को भी विजय दिवस मनाया गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं।
तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, 1971 की बात है जब युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इस युद्ध का जो शुरुआत हुई थी 3 दिसंबर के समथिंग हुई थी, और बहुत कम दिनों में ही इसका निर्णय आ गया, यानी कि 16 दिसंबर के दिन ही भारतीय सेना ने जीत प्राप्त कर ली। और इस जीत के द्वारा क्या हुआ, पाकिस्तान हार गया, और साथ ही साथ पूर्वी पाकिस्तान जो कभी आज बांग्लादेश है वो कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, ये स्वतंत्र होकर के बांग्लादेश के रूप में स्थापित हो गया। ठीक है, और इसी दिन के रूप में इसी जीत के साथ ही इस याद में जो है हर वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे इस वर्ष की बात किया जाए जो 1971 के युद्ध को हुए 91वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जो साथ ही साथ इस युद्ध के और साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश की दोस्ती की, ठीक है, यहाँ पे 51वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। देखिए 16 दिसंबर की बात करें तो यहाँ पे जो पूर्वी पाकिस्तान था वो स्वतंत्र हुआ था, मैंने बताया, और बांग्लादेश के राष्ट्र के रूप में बनाया स्थापित किया। जब बांग्लादेश एक तरीके से अपने आप को स्वतंत्र हुआ, नए देश के रूप में स्थापित किया, तो बांग्लादेश जो कि हम भारतीय जो है वो 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, और जो बांग्लादेश है वो इस दिन को 16 दिसंबर को विजय दिवस को विजय दिवस या फिर बांग्लादेश मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, किससे मुक्ति, पाकिस्तान से मुक्त होकर के एक नए देश के रूप में बना था। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करेंगे हम फैक्ट्स ऑफ द डे की, और आज के डेट में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन के लिए स्पाइस मनी ने भागीदारी की है। किस बैंक के साथ दोस्तों, तो एक्सिस बैंक के साथ भागीदारी किया है वित्तीय समावेशन के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। किसके साथ, स्पाइस मनी ने एक्सिस बैंक के साथ। वही बात करें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है किसने दोस्तों, मनीषा रामदास ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र में आयोजित टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब किसने जीता है, तो हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था टेनिस प्रीमियर लीग 2022, हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने इसको जीता है। 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं पर रखा गया है। ये कहां पे, तो ये अंडमान निकोबार के 21 निर्जन द्वीप थे जिनके नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। वहीं आज का लास्ट है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई है। देखिए अभी हाल फिलहाल में काफी ये रहा है चर्चा में। तो तवांग सेक्टर जो कि कहां पे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में ये हिंसक झड़प हुई है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स। मैंने काफी कम चीजें आपसे आज की क्लास में पूछी हैं और उम्मीद करती हूँ आप उसका आंसर करेंगे। बाकी डेली करंट अफेयर्स की PDF आपको जो है डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लिंक पे जाइए और डाउनलोड करिए डेली करंट अफेयर्स के PDF को, अपनी नोट्स बनाइए, रेगुलर क्लास को फॉलो करिए। यही एक विकल्प है आपको एग्जाम को क्रैक करने का। बस डेली कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।